सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सखाओं को और बुआ आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार नमस्कार और धन्यवाद स्वागत के लिए और ढेर सारा प्यार जी। और जो है कि तुम लोग हमेशा इस तरह से स्वागत करते हो, इस तरह से प्यार करते हो कि वाकई यहाँ आते ही, इस मंच पर आते ही मन एकदम खुश हो जाता है जी। तुम लोगों से मतलब केवल तुम लोग नहीं, यहाँ जो सामने बैठे हो हमारे ढेर सारे श्रोता हैं, बहुत प्यारे समझ जाते हैं। जब आप बोलती है तो समझ जाते हैं कि आपने सबके लिए सबको जोड़ करके रखा है, तो सबके लिए बोलती है। भाई ये तो वर्ड फेमस है कि हमारी सब जो बिटिया लोग हैं सब समझ जाती है कि बुआ क्या कहने वाली है, क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। लेकिन फिलहाल जो है सखी सहेली का मंच क्या चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, वो विषय बताना चाह रहे हैं बुआ जी कि आज है आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और सखी विशेष में आज हम बात करेंगे नृत्यांगना कनक रेले की जी। और इसके साथ ही बुआ बात करेंगे फर्क घर और रिसोर्ट की शादी का। क्या क्या किस तरह से आपको क्या लगता है कि घर से जब शादी होती है तब कैसा होता है और रिसोर्ट में जाकर, यानी कहीं डेस्टिनेशन मैरिज जिसे कहते हैं, या किसी और स्थान पर जाकर जब हम शादी करते हैं तो क्या होता है। तो इसके बारे में जाहिर है कि आपने कौन सी शादी इस तरह से जिसमें शामिल हुए वो बताइएगा, कैसा अनुभव रहा आपका वो बताइएगा। बाकी हम लोगों के भी थोड़े बहुत अनुभव हैं, हम भी गए हैं गलती से एक आध ऐसी शादी में। नहीं गलती से क्यों गए, बिल्कुल आमंत्रित किए गए हैं। हाँ बिल्कुल आमंत्रित किए गए हैं जी। और वहाँ पर कैसा होता है क्या है, और नवरात्रि परसों से शुरू हो रही है तो जाहिर है कि हमारे जो साथी हैं अधिकतर उपवास रखेंगे जी, है ना। साथी हमारी सखियां सभी हम सभी उपवास रखेंगे, तो हम लोग बताएंगे उपवास के व्यंजन और हमारे साथ साथ हमारे सभी सुनने वाले भी बताएंगे कि क्या वो विशेष खास बनाते हैं व्यंजन इन दिनों, है ना। लेकिन आपदा जोखिम की जब बात आती है तो जीवन, स्वास्थ्य स्थिति, आजीविका, संपत्ति और सेवाओं की संभावित आपदा हानि है जो किसी निर्दिष्ट भावी समय अवधि में विशेष समुदाय या समाज में हो सकती है। आपदा जोखिम की परिभाषा जोखिम की वर्तमान स्थितियों के परिणाम रूप में आपदाओं की अवधारणा को दर्शाती है। आपदा जोखिम में विभिन्न प्रकार के संभावित नुकसान शामिल हैं जिन्हें अक्सर मात्रा में बताना मुश्किल होता है, फिर भी मौजूदा खतरों और आबादी की पद्धति तथा सामाजिक आर्थिक विकास के ज्ञान के साथ व्यापक रूप से आपदा जोखिमों का आकलन किया जा सकता है। तो ये तो खैर बड़ी कहना चाहिए कि बड़ी कठिन सी बातें हैं इसमें, जैसे है ना संभावित आपदा हानि। लेकिन बोलचाल की भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, बताओ भाई। कहते हैं कि मुसीबत जो है बुआ बोल के नहीं आती है, और जब बात आती है आपदा जोखिम न्यूनीकरण की तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित जो चीजें होती हैं वो उनके द्वारा भी संकट सामने हमारे आ जाते हैं। और जैसे कि मौसम का बदलना हो या उनका विकराल रूप लेना हो, मनुष्य के लिए वो जो है मुसीबत बन जाता है। जब भी प्राकृतिक या मानव निर्मित चीज़ों से ऐसी संकट आपदा आती है और जान माल का नुकसान तो होता ही है बुआ, लेकिन इसके साथ ही कई सारी महामारियां उत्पन्न हो जाती हैं और जिसके लिए जो पूर्व में सूचना भी जारी की जाती है, सरकार के द्वारा की जाती है और मौसम विभाग द्वारा भी की जाती है। तो उनके प्रति हम सभी को जो है जब ऐसी सूचना मिले तो सजग, सतर्क और सावधान रहना चाहिए। हाँ, मतलब कुल मिलाकर ये है कि विपत्ति जो आती है या कोई दिक्कत की ऐसी बात आती है, जैसे कि अगर हम बात करें जिससे कि आप सब समझ जाए, सुनामी है, बाढ़ है, कोई महामारी है, युद्ध है, भूस्खलन है, लैंडस्लाइडिंग है, ऐसे ही बादल फट जाते हैं जो कि अचानक हो जाते हैं जी। और बादल फटने का जैसे नहीं पता चलता है, भूस्खलन की फिर भी संभावना पता होती है, लेकिन सुनामी है, बाढ़ है, इन सब के बारे में मौसम विज्ञान कुछ कुछ तो बताता है, लेकिन हमेशा सही नहीं होता है। फिर भी जब भी बताए तो हमें उसके बारे में जो बात है उसको गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी एहतियात बताते हैं उसका पालन करना चाहिए। और बहुत सारी कठिनाइयाँ हो जाती हैं, बड़े बड़े पहाड़ जैसे टूटते हैं जब तो रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे ही समुद्र में तूफान आने से जो होता है कि आसपास की पूरी जो बस्ती है वो ध्वस्त हो जाती है ना। बिल्कुल। और वहाँ पर जो किनारे रहते हैं, मछुआरे
मछुआरे वगैरह रहते हैं जो इसमें जाते हैं समुद्र में अपनी आजीविका के लिए जाते हैं, तो उनको भी मना कर दिया जाता है कि अब इस समय आप ना जाएं क्योंकि समुद्र विकराल रूप लेने वाला है, लहरें ज़्यादा ऊंची उठेंगी। तो कई बार उसको खाली करा लिया जाता है, लेकिन कुछ इन चेतावनी के लोग जो है अनसुना कर देते हैं। तो क्या होता है बुआ, फिर वो उसमें चले जाते हैं। तो जब जाते हैं तो जान का खतरा हो ही जाता है, और कभी कभी जान से हाथ भी धोते हैं। जैसे कि तुमने पहले ही कहा कि बहुत सारी संस्थाएं भी हैं, गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं, सरकारी भी है, सेना, प्रशासन, ये लोग जो है इन आपदाओं में जो सूचनाएं आदि तो देते ही हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। वहीं जब अगर आपदा आ जाती है तो फिर आगे आकर लोगों की मदद करते हैं, उनको बचाते हैं। फिर उसके बाद की बात आती है कि जो बच गए हैं उन्हें राशन पानी के साथ साथ दवा है और भी रहने सहने की जो मूलभूत जरूरतें हैं वो कैसे उन तक पहुंचे, ये सब व्यवस्था भी करते हैं लोग। बिल्कुल। और प्राकृतिक आपदा जोखिम से निपटने के लिए ये सब पहले से तैयारी करके रखते हैं। जैसे ही सूचना मिलती है तो उस स्थल पर पहुंच जाते हैं। और कई बार जो ये प्राकृतिक या मानवीय जो ये आपदा संकट होते हैं, तो कई बार स्थानीय लोग जो होते हैं वहां पर वो भी पहले आकर के उपचार वगैरह मदद करने लग जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो जब खनन का काम होता है तो उस वक्त भी जो बारूदी सुरंगों का फटना हो जाता है, या कह लें पेड़ों की कटाई से धंसना मिट्टी का, या जंगल में आग लग जाना, या अचानक से ज्वालामुखी का फटना, गैस रिसाव की समस्या, इस तरह की स्थितियों में भी उपचार की सुविधा जो है सभी लोग, सरकार और निजी संस्थाएं वगैरह दिलाते ही हैं और मदद भी करती है। तो इस दिन को मनाने का यही उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता बनी रहे और जब भी मौसम में कुछ ऐसा परिवर्तन दिखे तो थोड़ा सजग भी हो जाए और खबरों पर भी जरा ध्यान दें कि क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि आपदा जोखिम, और जो जोखिम होता है उसको न्यूनीकरण किया जाए, यानी उसे कम से कम किया जाए। इसके लिए जो भी प्रयास आपको लगता है, हम सबको लगता है, उसे करना ही चाहिए। ये सिर्फ एक विषय मात्र न रह जाए। इससे जो इसका उद्देश्य है कि लोगों की जो जान है वो बची रहे, उसका खतरा कम से कम रहे, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और हमें गीतों का ध्यान रखना चाहिए। ठंडी ठंडी हवा खाने राजा गया गांव में, जाते जाते मुई सुई चुभ गई पाँव में। राजा ने वजीर भेजा, रानी दौड़ी आई, राजा की सवारी को काली घोड़ी लाई। वो आगे आगे बैठा राजा, पीछे बैठी रानी, रानी ने सुनाई आके मुन्नी को कहानी। राजा जानी प्यारे चोर हमारे, लुक छुप जाना, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, लुक छुप जाना। राजा जाने प्यारे चोर हमारे, लुक छुप जाना। देखो साया दौड़ा आया, देखो आया, हो दुनिया से न्यारे खेल हमारे, लुक छुप जाना। राजा जाने प्यारे चोर हमारे, लुक छुप जाना। राजा जाने प्यारे चोर हमारे, लुक छुप जाना। चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, लुक छुप जाना। बदली के पीछे छुप गया तारा, ढूंढ धारा चंदा मामा बेचारा।
गया तारा, धूम धूम धारा चंदा मामा बेचारा, देखो हारा 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 चंदा मामा बेचारा। हो पीछे पीछे चंदा, आगे आगे तारे, लुक छुप जाना। तो बुआ इस प्यारे से गीत के साथ हम सब ये भी तो बता दें कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इस वर्ष की थीम है कि एक लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। तो भाई सब चीज की तैयारी करना बहुत जरूरी है जी। और कुछ ऐसी ही तैयारी ये है कि आपदा संबंधी जो भी जोखिम है उनके बारे में भी तैयार रहा जाए। हमारे साथी ने भी यही थोड़े समय ये बात कही है कि आपदाएं अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती हैं जो मानव के नियंत्रण में नहीं है, थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती हैं। मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं, बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। फिर यही भी लिख रहे हैं कि सतर्क और सजग रहने से उससे होने वाले जोखिमों को कम किया जा सकता है। बिल्कुल। और जब इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो मतलब मुश्किल हो जाता है बचना, लेकिन तब भी प्रयास किए जाते हैं ना बुआ? जी हाँ, बिल्कुल प्रयास किए जाते हैं और समाज में इस तरीके के बहुत सारे संगठन हैं जो समाज की सेवा के लिए आगे आते हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन बात यह है कि पहले से ही इन सब समस्याओं से दूर रहा जा सके, इसके बारे में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और सतर्कता की बात आती है तो हमारे कार्यक्रम में आगे जो विषय है हमारा सखी विशेष, उसमें हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं नृत्यांगना डॉक्टर कनक रेले के बारे में। 11 जून सन 1937 गुजरात में कनक रेले का जन्म हुआ। छोटी सी उम्र में ही नृत्य के प्रति आपकी रुचि हो गई थी और इसी विधा को उन्होंने आगे चलकर अपना करियर बना लिया। कनक रेले कथकली नृत्य से बड़ी प्रभावित हुई और अपनी कड़ी मेहनत और हुनर के दम पर पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई उन्होंने और बहुत उन्हें प्रसिद्धि भी मिली। जी हाँ, भारत की दिग्गज शास्त्रीय नर्तकियों में से एक हैं वो, उनको उस स्तर का मतलब प्रसिद्धि भी मिली। कनक रेले के पिता शिवदास और माँ माधुरी थे और बचपन इनका जो है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में भी था। माता पिता ने कनक रेले को कथक सिखाने के लिए गुरु करुणाकर पणिक्कर के पास भेजा, जहां उन्हें दीक्षा मिली और कई बाधाओं को पार कर वे इस कला में पारंगत हुई। बिल्कुल। और अभ्यास और प्रशिक्षण के दौरान अक्सर उनके पैरों में दर्द हो जाया करता था, तो पता चला कि वो पोलियो ग्रस्त हो गई हैं, लेकिन उन्होंने अपना नृत्य का अभ्यास कभी नहीं छोड़ा और पोलियो को मात दे दी। डॉक्टर कनक रेले ने 1973 में नालंदा कॉलेज ऑफ डांस आर्ट की स्थापना की, जो मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध है और जो स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की डिग्री प्रदान करता है। और मी एंड माई मोहिनी अट्टम का जो है विमोचन किया, जो उनकी जीवनी पर लिखी गई पुस्तक है। डॉक्टर कनक रेले ने 1977 में भारत में पहली बार नृत्य में पीएचडी प्राप्त की और एक रिकॉर्ड बनाया। उनकी डॉक्टरेट की जो थीसिस थी, जो उसका शीर्षक था, यानी कि जो उनके शोध का विषय था, मोहिनी अट्टम सभी पहलू और प्रभाव के क्षेत्र। साल 2013 में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया आपकी इस कला के लिए और आपने पूरा जीवन भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूपों के प्रचार प्रसार और अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया। आप मोहिनी अट्टम और कथकली की बेहतरीन प्रतिपादकों में से एक थी। सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित किया, शास्त्रीय नृत्य के लोगों को उसके करीब लेकर वो आई। और बुआ एक अंतराल लेते हैं, फिर उसके बाद अब समय हो गया तो लेना ही पड़ेगा ना। तो बुआ हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर
कनक रेले की। जी, डॉक्टर कनक रेले को केरल सरकार के पहले गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कारम से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार और जैसे तमाम भी पुरस्कार उनको मिले और मुंबई विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली आपको। और इसके अलावा मुंबई और ब्रिटेन में एक वकील के तौर पर भी पहचान बनाई और वे साथ में एक सफल कोरियोग्राफर भी रही थी। सम्मान की बात हो रही है तो मैं एक साथी ने साझा किया है कि रेले को 1989 में गुजरात सरकार द्वारा गौरव पुरस्कार और 90 में भारत गणराज्य के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अग्रणी संस्था से इन्हें कला विपंची की उपाधि मिली 2005 में। संगीत और नृत्य के लिए 2006 में मध्य प्रदेश सरकार से इनके योगदान और उत्कृष्टता के लिए कालिदास सम्मान और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और जैसे कि हमने बताया सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार। वहीं 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्या बात है, इतने सारे पुरस्कार उन्हें मिले। और वे नृत्य के साथ साथ अपने चेहरे के हाव भाव से भी दर्शकों के दिल को मतलब मोह लिया करती थी और इसी वजह से वे देश में मोहिनीअट्टम डांस की नंबर 1 नृत्यांगना रही। 22 फरवरी 2023 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके परिवार में पति, बेटा और बहू हैं। ऐसी महान नृत्यांगना जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य में क्रांति ला दी कहना चाहिए और उन्हें सदा सदा याद किया जाएगा। उनकी कला के प्रति प्रेम ही लोगों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। आज फिर मरने का इरादा
तो बुआ देखिए बहुत प्यारा सा ये जी। गीत और गाइड फिल्म का। बिल्कुल गाइड फिल्म का। और जब भी ऐसे गाने सुनते थे ना मैम, तो लगता था बस थिरक लो थोड़ा सा। थिरक लो। हाँ। तो अभी तो तुम खड़ी थी, थिरक लेती। नहीं अभी नहीं। अभी कैसे थिरकेंगे, अभी तो हम बात करेंगे फर्क। मतलब शादी जब पड़ेगी तब थिरकोगी। तो चलते हैं रिसोर्ट की शादी में। भाई हम तो गए थे, जो मजा घर पर शादी में आता है वो रिसोर्ट पर नहीं आता है, ये हमारे साथी लिख रहे हैं। अच्छा। तो हमें तो मजा आता है। तुमको क्या लगता है? बहुत मजा आता है, घर की शादी हो तो उसकी अलग रौनक होती है, और जो रिसोर्ट की शादी होती है उसकी अलग होती है। तो ये लिखते हैं कि एक संदेश में कि घर की शादी और रिसोर्ट की शादी बहुत फर्क। हमने भी पिछले साल 2 शादियां रिसोर्ट टाइमिंग अटेंड की थी। उनकी यादें, उनका आनंद, प्रोग्राम का परफॉर्मेंस बहुत ही अलग होता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पैसों की बहार होती है। जितना ज्यादा पैसा खर्च होगा उतना ही ज्यादा आनंद मिलेगा। वहाँ सिर्फ पैसा, आपको सिर्फ पैसा ही लगाना होता है, बाकी सब इवेंट वाले अरेंजमेंट करते हैं। और घर की शादी में सारा कुछ खुद को ही संभालना पड़ता है। पैसे कम खर्च होते हैं लेकिन जिम्मेदारी सारी खुद पर आ जाती है। तो ये बात तो है कि क्या आप चाहते हैं, जिम्मेदारी खुद वहन करना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो रौनक दोनों जगह ही रहती है, और ये तो निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उसके मजे ले रहे हैं, या उसमें भी किस तरह की व्यवस्था है। बिल्कुल, है ना। तो ये निर्भर करता है। लेकिन फिर भी अभी हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अपने घर से शादी ब्याह करना बहुत अच्छा रहता है। पहले के समय में फ्लैट सिस्टम नहीं था, प्रायः हर घर में एक आंगन जरूर होता था। मेहमानों को टिकाने के लिए आस पड़ोस वाले भी अपने घरों में जगह देते थे। शादी ब्याह में पड़ोसियों से बहुत मदद मिल जाती थी, खासकर लड़की की शादी में घर में जितनी जगह होती थी उसी में सब एडजस्ट हो जाता था। जनवासे के लिए कोई धर्मशाला या स्कूल से में मिल जाती थी। पहले फेरे अपने ही घर में करवाते थे। रिसोर्ट या किसी बैंक्वेट हॉल में बहुत महंगा भी होता है। इधर उधर सामान करने से कुछ सामान छूटता है, कुछ खोता है, घर से दूर होता है, आने जाने में असुविधा। और ये इन्होंने लिखा है कि घर की तैयारी में घर का साज श्रृंगार भी हो जाता है। अब स्थिति फर्क है, बड़े बड़े घर फ्लैटों में तब्दील हो गए। कुछ खास मेहमान घर परिवार के लोगों के लिए तो इंतजाम करना ही पड़ता है, तो होटल या गेस्ट हाउस बुक करने ही पड़ते हैं। कामकाजी महिलाओं के पास समय भी नहीं है, इसलिए हफ्ते 10 दिन के बजाय अब 3-4 दिन में ही सब निपटाना पड़ता है। बिल्कुल। तो और देखिए ये तो खैर है ही, जो उन्होंने लिखा है वो बात तो सही है कि घर की शादी और बाहर की शादी में फर्क तो आता ही है। बिल्कुल। घर की शादी में आत्मीयता बहुत रहती है, और जो यहाँ पर शादियां होती है उसमें आत्मीयता उतनी नहीं मिलती देखने को। जैसे नहीं मिलते लोग एक दूसरे से। नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे कि अब सबके रूम अलॉट जाते हैं, तो सब अपने अपने रूम में चले गए, आराम कर रहे हैं, और फिर समय पर निकल रहे हैं कि तैयार होकर के। तो फिर वो जब एक साथ आ जाते हैं तो जो घर में होते थे, आप याद कीजिए, तो उसमें जो बातें होती थी वो उस समय थोड़ी सी कट जाती है। अरे तो कट जाती है। देखो क्या होता है, फिर सजने संवरने का जो मौका यहाँ मिलता है, उसका पूरा आपके पास अटैच लैट्रिन बाथरूम होता है, अक्सर ऐसा होता है, दोनों तरीके का होता है, ऐसा नहीं है। तो उसमें आपको पूरी सुविधा है, आप आराम भी कर लीजिए, फिर आपसे एकदम चमकते दमकते चेहरे के साथ फिर हाजिर हो जाइए मौके पर, हाथ बांधे खड़े रहिए, सब चीजें बनी बनाई मिल जाएंगी। तो एक ही रजाई में 4 लोगों को घुसना नहीं पड़ता है ना। लेकिन अब देखा जाए तो दोनों के ही ये बात है, लेकिन दोनों के मजे। और देखिए संदेश में लिखते हैं कि फर्क घर या रिसोर्ट की शादी का वस्तुतः हमारी संस्कृति और सभ्यता के साथ ही साथ आवश्यकता को प्रदर्शित किया करते हैं। घर से होने वाली शादियों में पारंपरिक तरीके का प्रदर्शन स्वाभाविक है, जबकि रिसोर्ट की शादी आज के फ्लैट संस्कृति की आवश्यकता है। समय के अनुसार अपने में सभी उचित है, क्योंकि शास्त्रों में 8 प्रकार की बताई गई हैं। ओह, शास्त्र यहाँ पर। अच्छा, खैर ये रिसोर्ट वाली जहाँ तक बात है, लेकिन एक बात है मंजरी बिटिया, ऐसा हमें लगता है कि जैसे कि हम लोग कहीं गए रिसोर्ट में, तो अगर आप सब ऐसी व्यवस्था रखें, वहाँ पर भी एक बड़ा सा हॉल रखें, समय समय पर अगर आप चाहते हैं कि हाँ मस्ती मारना है, हमें सब एक साथ बैठना है, तो थोड़ा सूक्ष्म में तैयार होकर और फिर से बैठ सकते हैं, फिर मजे ले सकते हैं, या किसी एक के कमरे में इकट्ठे हो सकते हैं, वहां गाना बजाना कर सकते हैं छोटे मोटे तौर पर। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी तो इतनी बड़ी जगह होती है और थोड़ी सी गुनगुनी धूप है और सर्दी का मौसम है, में तो बड़ा मजा आता है, उसका भी मजा ले सकते हैं, और फिर लगता है कि चलो रिलैक्स हो गए तो ज्यादा मजा आ रहा है। कभी कभी घर की शादी में कुछ लोग बीमार भी पड़ जाते हैं कि जगह की कमी है या बहुत गर्मी है, और थोड़ा सा नहाने का भी रहता है कि ठंडक हो रही है, तो नहाने में भी गर्म पानी चाहिए, तो सुविधा भी है, असुविधा भी है। बिल्कुल। तो वैसे तो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो मजे भी आएंगे। लेकिन हाँ, जो है कि मौज मस्ती की जो हम बात कहीं ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं घर की शादी वाला, तो अगर आप थोड़ी सी तैयारी से करेंगे तो वो आप रिसोर्ट की शादी में भी उसका मजा ले सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग एक गीत का मजा ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल।
मेहंदी रचा के नैनों में गजरा डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के नैनों में गजरा डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। जाके अब ससुराल में रहना, सास ससुर की सेवा करना, सब कुछ सहना कुछ भी न कहना, हाथ को रखना संभाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। रहोगी तुम प्रीतम के नाम से, प्रीतम के नाम से, प्रीतम के नाम से, सबके जो आए वो दिन भर के काम से, दिन भर के काम से, दिन भर के काम से, पंखा ढलोगे, पंखा ढलोगे, वो सोए आराम से, सपनों में उनके धीरे से आना, मोती की लड़ियां उछाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। पिया के संग सखी मीठी मीठी बोलना, मीठी मीठी बोलना जी, मीठी मीठी बोलना, नयन गोरी धीरे धीरे डोलना, धीरे धीरे डोलना जी, धीरे धीरे डोलना, गुस्सा करे वो जुबान नहीं खोलना, गुस्सा करे वो जुबान नहीं खोलना, साजन से मन के मंदिर में रखना, नैनों का दीपक उजाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के नैनों में गजरा डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल। समय हो चला है अंतराल का, मिलते हैं बुआ फिर अंतराल के बाद। तो देखिए अंतराल के बाद फिर हम लोग आ गए हैं फिर से वो बातें करने सखी सहेली के मंच पर। जी हाँ, सखी सहेली के मंच से कि शादी कहाँ से की जाए। जी, और बुआ संदेश में देखिए लिखते हैं कि घर की शादी से गांव में होने वाली शादी याद आ गई। बहुत सादगी से बड़े से आंगन में स्टेज सजाया जाता था, बारातियों के बैठने के लिए बड़े तख्त रखे जाते थे और प्रायः बारात गाँव के सरकारी स्कूल बिल्डिंग में रुकती थी और रोशनी के लिए गैस लालटेन, भोजन व्यवस्था के लिए विशेष हलवाई आते थे, अपनेपन से भरे हुए होते थे और घर की शादी के आयोजन। और आजकल ऐसा कहाँ है भाई, बुआ हलवाई की बात सुनते तो पूरी महक मतलब इमरती बालूशाही लड्डू सबकी आने लग गई है ना। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर वही वाली बात होती है कि ये जरूरत है, कुछ पैसे हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम ये परेशानी न मोल लें कि भाई अब वो टेंट वाले आ रहे हैं, हलवाई आ रहे हैं, सामान आया कि नहीं आया,
या गाड़ी आदि की व्यवस्था भी जो होती है, इस तरीके की डेस्टिनेशन जो शादी होती है उसमें हो जाती है। हालांकि ये सब जो व्यवस्था है, जिसको कहते हैं कि इवेंट ऑर्गेनाइजर जो होते हैं, उनको आप घर की शादी में भी बुला सकते हैं। बुला सकते तो हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, दोनों चीज को मिलाकर, कि जो आप करना चाहें वो कर लें, चाहे वो रिसोर्ट में घर की शादी का मजा लीजिए या घर में रिसोर्ट वाली शादी का मजा, है ना। वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोनों में बड़ा अंतर है, दूरी का अंतर है। रिसोर्ट जो घर से दूर होते हैं, आने जाने के लिए कठिनाई होती है, शादी के मंडप से लेकर भोजन तक सभी वस्तुएं किराए पर मिलती हैं, काफी खर्च लगता है। लेकिन घर पर हो रही शादी ब्याह की रस्म की तो बात ही कुछ और होती है। बचपन की बात करूं तो उन दिनों घर पर ही मंडप सजाया जाता था, जिसमें पड़ोसी और मोहल्ले वालों की काफी साथ सहकार मिलता था, और उनके यहाँ से मंडप और रसोई के लिए जरूरी सामान उपलब्ध हो जाता था। रसोई के जानकार भी पड़ोस में ही मिल जाते थे, जो घर परिवार के उपरांत बारातियों के लिए भोजन व्यवस्था संभाल लेते थे। घर के मुखिया को जरा भी चिंता नहीं रहती थी। जब उन दिनों बारात एक रात और 2 दिन रुकती थी, वो माहौल आज भी नजर के सामने आ जाता है, जैसा जो मैंने देखा है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ माहौल होता है। हाँ। एकदम याद आ गया इनके संदेश से। और इसी तरह एक संदेश और है कि घर और रिसोर्ट की शादी में फर्क हमने हमारे जमाने से लेकर अपने बच्चों तक धर्मशाला से ही शादी की। उस समय रिसोर्ट का चलन शायद बड़े लोगों के यहाँ ही होता था, इसलिए अनुभव तो नहीं था। हाँ, अब कभी कभी जब देखते हैं तो बेहिसाब खर्चों से रचाई गई शादी होते हुए तब लगता है इच्छाओं की पूर्ति या दिखावा। उस समय बड़े मनुहार से बुलाया और खिलाया जाता था, अब तो खाओ जाओ, खाओ, शगुन दो और बधाई देकर घर आ जाओ। किसी को फुर्सत ही नहीं, सब अपने में मस्त। औपचारिक शादियां ही खर्चों से भरी हैं। जी, यही बात है, कुछ तो परिवर्तन हुए ही हैं। परिवर्तन तो बहुत हुआ है। वैसे तो बहुत पहले की अगर बात करें हम लोगों के भी बचपन की, तो भाई 8-10 दिन पहले से गेहूं चावल ये सब घर में ही चुना जाता था। गेहूं पिसवाने के लिए जाते थे तो सब मोहल्ले के लोगों को बुला लिया जाता था, और जब इस तरीके से सफाई होती थी, मतलब चुना जाता था, तो साले लोग फिर बैठ के गीत गाते रहते थे कि खाली बैठे हाथ चल रहा है तो चलो गीत भी गा लो, इसी बहाने भी बड़ा मजा आता था। तो सब लोग रोज इकट्ठा होते थे। जिसके घर में शादी हो, कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले से तो ये कार्यक्रम चलता था। और फिर बात होती है कि किस तरह से लोग एक दूसरे के घर मदद करते हैं ना, चीजें आती हैं एक दूसरे के घर से। घर के अगर आंगन की बात करें तो जैसे कि हर श्रृंगार का पेड़ लगा था हम लोगों की शादी में। जब सुबह 4 बजे शादी करके उठे तो अपने आप झरा, तो जैसे लगे कि खुद पुष्प वर्षा हो रही है। तो ये सब चीजें अलग अलग ढंग से होती हैं। उस समय की चीजें अलग होती थी, अभी अलग है। अभी क्या है कि हमारे जो मेहमान उस समय बहुत दिन पहले से आ जाते थे, उसकी अलग रौनक होती थी। सब उसी तरह से एडजस्ट भी हो जाते थे, जैसी सुविधा होती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी, दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन एक बात और है मंजरी बिटिया, कि आज आप हमें अपनी तरफ भी आकलन करना पड़ेगा। हम बड़े मजे से उन दिनों को याद कर रहे हैं, लेकिन क्या वैसे ही आज हम फिर से रह सकते हैं? हाँ, है ना? ये वाली दिक्कत है, क्योंकि अब सब हमारे सबके घर में लगभग अटैच लैट्रिन बाथरूम वगैरह है, या सारी सुविधाएं हैं। घर जैसी सुविधा चाहते हैं, इसीलिए लोगों ने रिसोर्ट की तरफ रुख कर दिया, या बड़े बड़े हॉल लेकर के उसमें। क्योंकि अब लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमारे घर जो मेहमान आ रहे हैं, जैसे स्तर में वो रहते हैं, वो यहाँ पर भी ऐसे ही रहें। और हमारे बच्चे भी देखो ना, कि चाहते हैं कि जैसी सुख सुविधा से हम घर में रह रहे हैं वैसे ही हम बाहर जाए, तो उससे भी ज्यादा सुख में रहें, बल्कि, है ना। बिल्कुल। और इसी तरह बुआ, वो जो शादियों में जब प्री वेडिंग या शूट वगैरह होता है, उसका भी बड़ा चलन हो गया है। और जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग की, जो ड्रेस कोड बना दी जाते हैं कि हल्दी पे ये पहनेंगे, मेहंदी में ये, तो इन सब की वजह से भी सबको सोचना पड़ता है कि भाई मौके मौके पे चीजें हमारे पास हरी पीले रंग की होनी चाहिए। तो वो भी कहना चाहिए, खर्चा भी बढ़ जाता है। खर्च बढ़ता है, लेकिन देखो बात फिर आती है कि इन दोनों का मिश्रण हम कहीं कर सकते हैं क्या? जैसे ड्रेस कोड तो आप घर से जो शादी हो रही है उसमें भी कर सकते हैं, है ना। गीत आदि जो करना है, या जो सजावट आदि जिस तरीके की आप चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। घर आपका बड़ा है तो एक कोना, जैसे कि आजकल साइकिल रख दी जाती है, या सेल्फी पॉइंट्स बना दिए जाते हैं जगह जगह, तो वो भी आप बना सकते हैं। जैसे कि मेहंदी की रस्म होती है तो वो जो गहने आदि आते हैं जो फूल वाले, वो सबको पैकेट दिया जाता है, वो तो आप घर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि आप घर का आज भी घर में उस तरह का लेकर के मजे कर सकते हैं। या अगर आपके पास घर ऐसा है कि नहीं, आपको रिसोर्ट में जाकर, होटल में जाकर शादी करना है, तो एक जगह जैसे हमने पहले भी कहा कि वो मजे भी कर सकते हैं कि भाई एक आदमी, लेकिन ऐसा चाहिए होता है जो सबको, जैसे कहते हैं ना, हरकारा लगाना, आवाज देता रहे, चलो चलो भाई अब बस गाना गाना है, चलो। हाँ, नहीं मतलब अब गीत होने वाला, चलो चलो उठो उठो। तो वो आलस्य में तो सभी रहते हैं, वो थोड़ा सा हिलाने डुलाने वाला चाहिए, है ना। चाहे वो मतलब लड़कियां होती हैं बड़ी, उनको लगा दो काम पर कि तुम इस तरफ जाके सबको बुला के लाओ, तुम दूसरी तरफ से, तो फिर प्रोग्राम अच्छे से हो सकता है, पूरे मजे आप ले सकते हैं। अच्छा भाई देखो, अभी घर की शादी में एक आदमी चाहिए होता था जो कोई भी कार्यक्रम न देखे, वो सिर्फ हलवाई के पास बैठा रहे। अब ऐसा कौन मिलेगा?
आज की कई बार तारीख में ऐसा भुगत चुके थे। नहीं, पहले लोग ऐसे होते थे, उनको बुला के बैठा दिया जाता था कि भाई ये ठीक से देखेंगे कि ठीक ठाक सब बन रहा है कि नहीं। ऐसे ही एक व्यक्ति होते थे जो भी महिला या पुरुष, अधिकतर पुरुष भाई होते थे, उनको एक पर्स देके और कुछ नोट देके घर का पूरा, और कागज और कलम सब देके दे दिया जाता था। जो भी पैसा मांगेगा आपसे मांगेगा, आप हिसाब लिख कर रखना और जब पैसा चाहिए तो बताना। बिल्कुल। तो मुखिया लोग तब भी निश्चिंत रहते थे, इस तरह से काम बांट दिया जाता था, जिम्मेदारी उठा लेते थे। और बुआ हम लोग एक जिम्मेदारी गानों की कर लेते हैं, बिल्कुल, फिर हम गप्पे करते हैं।
तो बुआ देखिए कितना प्यारा सा गीत सुना। मतलब खुद ही बजाओ, खुद ही तारीफ कर लो, बस सही है, एकदम सही है। बन लेते हैं अभी बुआ। व्यंजन भी बनाएंगे तो कहेंगे बुआ कितनी अच्छी डिश बनी थी, ओ हो। देखिए बुआ, अभी तो हम अपनी हमारी जो सखियों ने भेज रखी है हम उसको हाँ वो बताओ, तब बनाएंगे। इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी तारीफ की, बिल्कुल नहीं, तारीफ तो करेंगे लेकिन ये नहीं रहेगा कि भाई हम अपनी तारीफ कर रहे हैं है ना बुआ। तो देखो भाई, इसकी तारीफ तो तब करेंगे जब बना लेंगे, खा लेंगे, अच्छी बन जाएगी। देखो क्या होता है, वैसे हम लोग बताते तो हैं लेकिन वैसा ही बने ये जरूरी नहीं होता ना। कभी कभी हाथ का फर्क भी हो जाता है, बहुत फर्क होता है। तो लेकिन फिर भी क्या भेजा हमारे साथी ने, राजगीरा थेपला। हाँ, राजगीरा भी खाया जाता है जी। तो इसकी सामग्री है राजगीरा आटा, व्रत का नमक, दही यानी सेंधा नमक, दही, हरी मिर्च, हरा धनिया। और बनाने की रीत यानी बनाने की विधि है, राजगीरा आटा, नमक, दही, हरी मिर्च, हरा धनिया को मिलाकर थेपला बनाएं, मसाला दही के साथ खाएं। ये पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन आपके व्रत के दिनों के लिए स्वादपूर्ण बनाता है और आपको पोषित रखता है। यानी आप इसको थेपला बनाकर आनंद ले सकते हैं व्रत का। तो भाई ठेपला कैसे बनेगा ये तो बताया ही नहीं। थेपला तुम्हें तो आता नहीं, हमें मालूम था। आता तो है लेकिन अभी कोई गलत बता दिया तो सब बोलेंगे देखो गलतदारी मंत्री। भाई देखिए, हमारे साथी ने जैसे लिखा है कि राजगीरा का जो आटा है उसमें थोड़ा सा लौकी भी घिस के आप डाल सकती हैं। अरे मैम, इसका पराठे जैसा तो बनना है। नहीं, पराठे में क्या होता है ना कि हम लोग परत लगाते हैं, ठेपला जब बनता है तो उसको सिर्फ सीधा सीधा बेल के और वैसे ही सेक देते हैं, रोटी जैसा ही बेलते हैं। और लेकिन उसको बार बार जो है मारते अच्छी तरीके से, उसको खूब गूंदते हैं अच्छी तरीके से, अच्छे से चिकना हो जाता है फिर वो। और इसमें कद्दूकस करके आप वो डालेंगे। और जो राजगीरा में थोड़ा सा ग्लूटेन नहीं होता है तो जाहिर है कि आप एक दो आलू भी मैश कर सकती हैं अगर स्वाद अच्छा और उससे हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें घी भी डालना पड़ेगा, थोड़ा सा डाल देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सूखापन आ जाएगा ऐसे तो, है ना। बिल्कुल। और बुआ अगली जो व्यंजन है वो भी लिखा है कि समा के चावलों का पुलाव। क्या बात है। इसकी सामग्री है समा का चावल 1 कप, हरी मिर्च 2 कद्दूकस किया हुआ, अदरक 1 बड़ा चम्मच, शिमला मिर्च 1 कप कटी हुई, आलू कटा हुआ 1/4 कप, मखाना आधा कप, आधे नींबू का रस, कुटी लाल मिर्च, सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, जीरा 1 छोटा चम्मच, घी 2 बड़े चम्मच, थोड़ा सा हरा धनिया। बनाने की विधि, समा के चावलों को थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लें, मखानों को घी में भूनकर नमक और लाल मिर्च लगाकर रख लें, गर्म कढ़ाई में घी डालें, इसमें जीरा, अदरक, हरी मिर्च और शिमला मिर्च, आलू डालकर पकाएं, इसमें उबले चावल मिलाएं, नींबू का रस मिलाएं, ऊपर से हरी धनिया और मखाने मिलाएं और दही के साथ खाएं और खिलाएं। वाकई ये तो बड़ा अच्छा बनेगा पुलाव। बिल्कुल सही बात है। वैसे जो अगर हम उपवास की बात करें तो पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है। उपवास पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद तो होता ही है जी। उपवास करने से शरीर के खुद का हीलिंग तंत्र सही से काम करता है, जिससे शरीर कई प्रकार की परेशानियों से खुद ब खुद लड़ना शुरू कर देता है। रिसर्च के हिसाब से 62.33% लोगों को उपवास के दौरान अपच की परेशानी नहीं हुई, 27% लोगों को की अपच की परेशानी ठीक हो गई। फिर साथ ही व्रत को चमत्कारिक इलाज भी कहा जाता है, जिससे पाचन संबंधी विकार दूर हो जाते हैं। लेकिन भाई ये वाला जो इन्होंने बताया ना उपवास, ये वाला राजगिरी का ठेपला ये सब खाने से नहीं होता है, उसमें उपवास रखना पड़ता है। यानी आप पेट खाली रखिए और अगर आपको बहुत खाना ही है तो आप सिर्फ फल आदि खाएं, जिसको फलाहार भी कहते हैं। कई बार इस पर चर्चा भी हुई है और एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि उपवास में ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जो कि सुपाच्य हो, शरीर में ऊर्जा बनाए रखे, साथ ही पानी की कमी ना हो, इसलिए छाछ, नारियल पानी, शेक, शिकंजी आदि लेते रहें, जिससे आप स्फूर्तिवान बने रहेंगे और माता रानी की आराधना भी अच्छे से कर लेंगे। तो भाई इसी में नारियल का पानी जो है कि ये कभी कभी केवल नारियल का पानी पीकर भी लोग पूरे दिन रह जाते हैं। बात है, जूस पी सकते हैं आप। तो ये अपने आप में पूर्ण आहार भी होता है। तो ज्यादा परेशान ना हो कि जो डिश बताई है वो खाना ही है, तो बनाओ 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 जो आपके पास हो वो चीज बनाए। तो है हमारे पास आटा बना लें, पूरी बिल्कुल बना लें, लेकिन उपवास में देखो बिना सोचे समझे बोल रही है। देखो जो हो बना ले। अरे ऐसे कैसे बना ले? अगर जो राजगीरा खाता है वो बनाए, जो नहीं खाते भाई वो मत बिल्कुल ना बनाए। और आपके पास नहीं है तो बाजार से लाके बनाइए, लेकिन उपवास में ऐसा ना हो कि कह दिया कि गेहूं के आटे की खाए तो खाए। देखो नहीं, वो थोड़ी ज्यादा दिमाग भटक रहा है, गीत सुन लो तब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हुआ। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की
की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई, सावन की सूनी रात में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। मछली मछली घर से निकली, पगली सी काली रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती, निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। थलारी लौकी और कोटू की पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। लौकी को घी में थोड़ा जीरा, हरी मिर्च और सेंधा नमक से छौंक दे, कुकर में बना लें और कोटू के आटे में कच्चे आलू घिस लें, घिस कर मिला दें। हरी मिर्च या लाल मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार डालकर घोल लें थोड़े से पानी में, और कढ़ाई में डीप फ्राई करके तल लें, जैसे कोफ्ते तलते हैं। इसको लौकी और दही के साथ खाने में बहुत मजा आता है। क्या बात है। ओहो, ये तो कुछ ज्यादा ही इन्होंने बता दिया। वैसे हमें लगता है हम लोग ऐसे बनाते हैं कि कद्दू हो या मतलब कोहड़ा जिसको कहते हैं वो, या लौकी, किसी को भी कद्दूकस कर लीजिए और बस इसको बस आप फलारी आटा, अभी इन्होंने कुटू लिखा है, यहाँ नहीं मिलता है, सिंघाड़े का आटा या राजगिरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको मिला के बाकी नमक जीरा हरी मिर्च ये सब मिला के बना लीजिए और सीधे तल दीजिए, तो भी उसको कुकर में लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी पक जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से हो जाता है। और देखिए वो एक अंजीर का शेक है, इसकी रेसिपी पढ़ लेते इसके बिना तो पूरा ही नहीं होगा फलाहार उपवास। जी, ऐसे फल खाओगी? हाँ बिल्कुल। देखिए
चेहरे पे चमक तभी आती बुआ। हम तो ऐसे ही खुश हो गए। चलो बताओ। 5 से 6 अंजीर, बादाम, काजू, खजूर भी 5-6 लें और एक सेब के छोटे पीस कर लें। आधा गिलास दूध, कुटी हुई बर्फ 1 कप लें और सभी को एक जग में डालकर हैंड ब्लेंडर से बना लें या स्मूदी मेकर में डाल करके शेक करके उसको मतलब मिक्स करना है आपको, मिक्सी वगैरह में डाल के पेस्ट बना लें और सर्व करें। और भाई ये पौष्टिकता के साथ साथ गुणों की भी खान है। पूरे दिन इसको पीने के बाद भूख भी नहीं लगती है और आपका व्रत अच्छी तरह से संपन्न हो जाता है। यानी कि भाई ये शेक तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। देखो भाई, शेक तो सभी स्वादिष्ट होते हैं, इसमें आप फिर कुछ भी डालकर बना सकते हैं। लेकिन एक बात है कि व्रत या उपवास जो भी हम करते हैं, एक तरीके से अपने इंद्रियों पर हम संयम रखने का प्रयास करते हैं। और ये जैसे लिखा है ना कि गुजर जाएगा, तो बस आप एक मन में, जिस दिन हम लोग उपवास रहते हैं मंजरी बिटिया, भाई हमारा तो यही अनुभव है कि सुबह से जब भूख लगती है तो उपवास के दिन जैसे उठते ही सोचा कि आज उपवास है, तो अपने आप भूख नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती। यानी कि कंप्यूटर की तरह हम अपने आप को एक फीड दे देते हैं कि भाई आज हमारा उपवास है। पूरा दिन हम ऊर्जा से भी भर जाते हैं, इतना मतलब भक्ति में डूब जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जो इतना पहले से खाया हुआ है ना, वो निकलता है धीरे धीरे, ऐसे ऐसे शरीर को देता रहता है। लो अभी भूख लगी, लो थोड़ा सा ये ले लो, बहुत ज्यादा रखा है हम लोगों ने रिजर्व करके। बुआ और जिनका व्रत नहीं होता, वैसे तो नवरात्र में सभी लोग जाते हैं, व्रत रहते हैं, कोई कोई होगा जो नहीं रहता होगा, लेकिन उनको बड़ा मजा आ जाता है कि भाई आज तो मेरा भी बनेगा खाना और साथ में उपवास का भी बनेगा जी, तो वो दोनों का आनंद लेते हैं जी। लेकिन जो उपवास की बात, एक इंद्रिय संयम वाली जो बात हम कर रहे थे, वो ये भी है कि सिर्फ खाने पर आप ना संयम रखें, बल्कि अपने बोलने पर, देखने पर, सुनने पर, इन दिनों में हम इस तरह से अपने आप को अभ्यस्त कर सकते हैं कि हम कोई भी बुरी बात ना सुने, ना बोले, ना देखें। प्रयास करें कि अच्छी अच्छी बातों की ही बात करें, सत्संग करें। सत्संग से मतलब अक्सर हम उसको धार्मिक समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप अच्छी बातें करें, कैसे हम समाज सेवा कर सकते हैं, कैसे पर्यावरण शुद्ध रख सकते हैं, आसपास के लोगों में कैसे अच्छी बातें डाल सकते हैं, बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल। और घर में जब हम कुछ ढोलक पर कुछ गीत करते हैं तो उसमें बच्चों को भी बैठाए, तो चाहे बच्चे वो ताली ही बजाएं, चाहे वो मंजीरा ही बजाएं, लेकिन उनको भी ये चीजें पता चलेंगी कि इसमें भी एक रस है। जो आप लोग म्यूजिक वैसे सुनते हैं, इसको भी सुनकर देखिए तो उसका भी एक आनंद आ जाता है व्रत और इन दिनों में आजकल खासकर जी। और देखिए बुआ, बात करते करते समय तो पता ही नहीं हमें चला। तो लगा कि अब ये भी व्रत जो है वो भी रिसोर्ट पे करोगी, घर में करोगी? ये पहले बता दो। घर पे ही करेंगे ना, क्योंकि समय हो चला है विदा लेने का। तो सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और बुआ का